पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और अब तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या इस बात का कोई संवैधानिक रूप से अर्थ है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये सारी स्थिति हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकार आदिश अग्रवाला साहब से। अग्रवाला साहब, आप बताइए कि ये जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, कोई संवैधानिक रूप से इसका अर्थ है? कोई इसका अर्थ नहीं है। 8 तारीख को उनकी टर्म ख़त्म हो जाती है और 8 तारीख को अपने आप अगर रिजाइन नहीं, वैसे रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शी सीजेज टू बी द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि 8 तारीख से पुरानी वाली लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। और ये जब भी सेफर साइड के लिए गवर्नर जो है 8 तारीख को डिसमिसल उनकी करने का उनको राइट है। और अभी गवर्नर, चूंकि उन्होंने कहा मैं खुद नहीं दूंगी, गवर्नर उनको एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप ग्रेसफुली कर दीजिए रिज़ाइन, वो कर सकते हैं गवर्नर उनको 7 तारीख से पहले नहीं, क्योंकि 7 तारीख तक उनका रहने का अधिकार है। ये 2 दिन, आज 6 तारीख हो गई, 1 दिन और रह सकती हैं। ऐसा रिजाइन करने की गवर्नर मैं नहीं मानता कि वो ज़रूरत समझेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 7 तारीख तक रह सकती हैं। दर्शकों के समझने के लिए ज़रा सा बताइए कि क्यों 7 तारीख तक रह सकती हैं? चुनाव तो वो हार गई हैं, तो क्यों 7 तारीख तक रह सकती हैं? क्योंकि आर्टिकल 172 में टेन्योर दिया है चीफ मिनिस्टर का, और ये असेंबली का भी। और असेंबली क्योंकि 8 तारीख को, 8 मई 2021 को कॉन्स्टिट्यूट पहले हो गई थी, परंतु फर्स्ट मीटिंग जो है उनकी 8 मई 2021 को हुई थी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग से ही जो है उसका टेन्योर माना जाता है किसी भी असेंबली का। तो 7 तारीख को, 7 मई 2026 को वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाता है और चीफ मिनिस्टर गवर्नर के प्लेजर पर ही होती है, कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर। तो जब वो हार गई, वो दोबारा उनकी पार्टी नहीं आर्टिकल 164 की बात कर रहे हैं, प्लेजर जी। आर्टिकल 164 में राष्ट्रपति गवर्नर की प्लेजर पर ही चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, और वो प्लेजर गवर्नर कभी भी, जिसका आगे कोई राइट नहीं रह गया, उसका जब दूसरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूट उनका इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का जो है नोटिफिकेशन हो गया एमएलएज के बनने का, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया, तो कोई भी ग्राउंड नहीं है कि गवर्नर जो है उनको कहे कि आप अभी कंटिन्यू करिए। और केसेज में कह देता है कि जब तक चीफ मिनिस्टर का वो नहीं होता है तब तक ये कह देते हैं। और इस केस में तो जैसे कि स्टेटमेंट आया है, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी एक बनने वाली है कि वो 9 या 8 तारीख को जो है ओथ लेंगे, तो कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। और इसलिए गवर्नर अगर डिसमिस कर दे, अगर वो खुद रिजाइन नहीं करती, चाहे वो डीम्ड, अपने आप ही उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। एक बात बताइए मुझे, आपने कहा कि वो तो टेन्योर उनका 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, वैसे भी इस्तीफा दें या नहीं दें 7 तारीख के बाद से उनका ख़त्म हो जाएगा। वो इस्तीफा दें या नहीं दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर जिद करेंगी तो गवर्नर उनको बर्खास्त करने का आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि नई विधानसभा बन गई है, नई सरकार बनेगी, कोई वैकेंसी वहाँ पर है नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज से पहले कभी आपने, इतना समय हो गया आप संवैधानिक सारी बातों को आप देख रहे हैं, ऐसी किसी स्थिति की क्या कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की होगी? कभी भी ये नहीं सोचा था इस तरीके से बुरी तरह इलेक्शन हारने के बाद कोई ये कहे कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है इसलिए मैं रिजाइन नहीं करती, मैं चीफ मिनिस्टर बनी रहूँगी। ये कभी भी किसी भी, बहुत ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है, बहुत कांटे की टक्कर हुई है। ये भी सिचुएशन रही है कि कोई 10 एमएलए के कम होने से चीफ मिनिस्ट्री से रह जाता है, उसने भी। सर मुझे ये बताइए कि ममता बनर्जी को लगता है कि बहुत गड़बड़ हो गई है चुनाव में, तो इस्तीफा ना देना ये तरीका है, या कानूनी रूप से उनको क्या करना चाहिए जो उनको करना चाहिए था? राजनीतिक लड़ाई अलग है, जनता के पास जाना, वहाँ बताना, संसद में आवाज़ उठाना, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कानूनी रूप से अगर किसी को लगता है चुनाव में गड़बड़ हुई है तो वो क्या कर सकता है? तो वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है
और कोर्ट देखेगी कि अगर उसमें प्राइमा फेसाई अगर ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको अभी से उसको एक्ट एज एमएलए उसको काम करने से रोका जाए, तो हाई कोर्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है ये हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन जाएगी, तो उसमें वो उसका ऑपरेट करने के लिए दूसरे लूजर को तो एक्ट करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता, परंतु हाई कोर्ट जो है इलेक्शन पिटीशन में अगर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिखती है तो उसके इलेक्शन को स्टे भी कर सकता है। परंतु ये कहना कि गड़बड़ हुई है और हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बहुत गलत है। और इलेक्शन पिटीशन तो सर एक सीट के लिए होगी ना, पूरे स्टेट के लिए एक कॉमन पिटीशन तो हो नहीं सकती है। पहली बात, जिसको लग रहा है कि मैं गलत तरीके से मुझे हराया गया वो कर सकता है। ममता बनर्जी भी चाहे तो कर सकती है अपनी सीट के लिए। एक बात, क्या आप कोई संभावना देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति पश्चिम बंगाल में बन गई है कि वहाँ आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है? ये कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जब उस सिचुएशन में होता है कि वहाँ पर किसी चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाई जाए और वो कानून के तरीके से काम नहीं कर पाए, और यहाँ जो आज का सिनेरियो है उसमें कोई गवर्नर रूल और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, जो पार्टी का लीडर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी पार्टी का, वही आदमी चीफ मिनिस्टर बन। हो तो रहा है। संविधान की शपथ तो ममता बनर्जी ने ली थी 2021 में, और संविधान के तहत उनको हट जाना चाहिए। वो कहती है मैं हटूंगी नहीं, तो संविधान का पालन तो नहीं कर रही है। पालन नहीं, उसको डिसओबे कर रही हैं। जहाँ पर प्रोविजन है, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, दूसरे कैंडिडेट ने या किसी ने भी गड़बड़ करी है जिससे उसके इलेक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का अधिकार है। वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। इस तरीके से जो एक लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है, एक ये अच्छा रूप नहीं है। खासकर एक काल्पनिक दृश्य आपसे ये पूछकर फिर हम ये इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। मान लीजिए कि 8 तारीख हो गई, ममता बनर्जी कहती है कि मैं ही हूँ मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगी, मेरे साथ गलत हो गया। राज्यपाल कहते हैं कि आपको बर्खास्त किया जाता है, फिर भी वो कहती है। अब वो राइटर्स बिल्डिंग जहाँ पर कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहाँ चली जाती हैं या वहाँ घुसने की कोशिश करती हैं या वहाँ बैठ जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में तो उनको फोर्सफुली ही हटाना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है। ऐसी मैं नहीं मानता कि वो इतनी बेवकूफ़ हैं कि राइटर बिल्डिंग में एज चीफ मिनिस्टर के तौर पे घुसने की कोशिश करें और उस ऑफिस में बैठें। वो पब्लिक में दिखावे के लिए ये तो कर सकती हैं, राइटर बिल्डिंग के बाहर धरना दे दें। इतनी वो स्मार्ट हैं। शी हैज़ बीन अ लॉयर, वी कांट से शी इज़ अ फूल, बट दिस शी इज़ यूजिंग एज ए पॉलिटिकल वेपन। देखिए, हमने अग्रवाला साहब से बहुत विस्तार से बात की, कुछ ऐसे सवाल भी किए जो सरल हैं, जिनका जवाब संभवतः आप भी जानते होंगे, लेकिन बातों को निकालने के लिए और सारे दृश्य को समझने के लिए, सारे परिदृश्य को समझने के लिए हमने बहुत सारी बातें की। जो मोटे तौर पे जो अब बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि 7 मई तक पिछली विधानसभा का कार्यकाल है। उसी विधानसभा में वो मुख्यमंत्री चुनी गई थी। 7 मई के बाद वो विधानसभा ही नहीं रहेगी, तो उनके मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो अपने आप पद से हट जा रही हैं। वो इस्तीफा दें या ना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर राज्यपाल चाहें तो 7 मई के बाद उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अब आप हट जाइए, चूँकि आपने खुद इस्तीफा नहीं दिया है। रही बात इसकी कि ममता बनर्जी की जो शिकायत है कि मुझे गलत तरीके से हरा दिया गया, तो उसके लिए संविधान में यही व्यवस्था दी गई है कि वो एक चुनाव याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है अपनी सीट के लिए, पूरे राज्य के लिए नहीं। हर जगह हारा हुआ उम्मीदवार अपनी सीट के लिए याचिका दाखिल कर सकता है, और हाईकोर्ट ये देखेगा कि क्या चुनाव में कोई गलती हुई या मतगणना में कोई गलती हुई, उसके आधार पर हाईकोर्ट आगे निर्णय ले सकता है। लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगी, इसका कोई संवैधानिक अर्थ नहीं है, और वो इस्तीफा दें या ना दें, 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।